बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिजिक्स। तो आज का सबसे पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है चैप्टर 10 का सिंपल हार्मोनिक मोशन। और चैप्टर 10 का नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो बेटा नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था वाइब्रेटरी मोशन के बारे में। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन। जस्ट लाइक वाइब्रेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी टू एंड फ्रो मोशन है। यहाँ पे क्या होता है कि मीन पोजीशन के गिर्द एवरी साइकिल में बॉडी वापस आती है। तो डेफिनेशन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स when net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। ठीक है, तो इसमें जो की वर्ड है वो है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के गिर्द मोशन जो है वो मूव करती है और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहला पॉइंट ये क्या है कि ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन अदर सेंस में आप कह सकते हो ये वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, अब आप देखें कि इसकी बुक में तीन एग्जांपल्स हैं। एक है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग और दूसरी है बॉल एंड बाउल सिस्टम जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, और थर्ड वन है सिंपल पेंडुलम, वो भी हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सिंपल पेंडुलम और मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ये डायग्राम देखिए आप, एक स्प्रिंग है उसके साथ एक मास है जो m है वो बांधा हुआ है। जब हम इसको मास को यहाँ से प्लग करते हैं, खींचते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? तो ये ऑसिलेटरी मोशन करना स्टार्ट कर देता है अपने मीन पोजीशन के गिर्द। ये देखें यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ f इज इक्वल 0 बिकॉज इट इज एट रेस्ट। रेस्ट पे है यहाँ पे। और जब इसको हम मूव करते हैं, खींचते हैं, इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ये ऑसिलेटरी मोशन करना शुरू कर देता है। ये ऑसिलेटरी मोशन करना शुरू कर देगा, दोबारा ये कहाँ पे आ जाएगा? बी पे आ जाएगा। बी पे क्या है? ये यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा। फिर इस तरह से ये ऑसिलेट करता रहेगा अपनी मीन पोजीशन के गिर्द। मीन पोजीशन यहाँ पे क्या है? ये है ओ से शो किया हुआ है, ये मीन पोजीशन है। ये ए और बी ये दोनों क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। ये मीन पोजीशन है ओ, और ए क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। और इसी तरह अदर साइड पे भी क्या है? बी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, अब आप देखें कि अनटिल एंड अनलेस इसको एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स अप्लाई करो, उसको रोक दे, जब तक इस पे जितनी फोर्स इस पे अप्लाई होगी उतना ही ऑसिलेट करता रहेगा। अगर फोर्स ज्यादा करेंगे तो ऑसिलेशंस भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ानी है किसी भी ऑसिलेटरी मीडियम की तो उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको फोर्स ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखें कि अब हम इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं कि एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखें जरा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? जब भी इलास्टिसिटी की बात आएगी, स्प्रिंग की बात आएगी तो हुक्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा उसमें। ठीक है, देखें हुक्स लॉ की क्या स्टेटमेंट है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के यहाँ पे क्या है? के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसका फॉर्मूला अगर मैं के यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ तो F ओवर एक्स हो जाएगा ना, तो न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट है। ठीक है, और यहाँ पे देखें आप, ये माइनस साइन क्या शो करवा रहा है? माइनस साइन शो करवा, डेट इज ऑपोजिट, डेट इज अगेंस्ट द मोशन। हम यहाँ पे इसको खींचते इस तरह फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ऑपोजिट फोर्स है। माइनस का मतलब है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मूविंग अगेंस्ट द फोर्स। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे के की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? मुख्तलिफ मीडियम के लिए, मुख्तलिफ स्टिफनेस के लिए, यानी मुख्तलिफ मटेरियल की तरह स्प्रिंग के लिए डिफरेंट होती है। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग पर डिपेंड करती है। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई होती है किसी भी मास पे, आपको पता है एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? F इज इक्वल टू ma
यहाँ पे भी फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं, तो क्या आ जाएगा, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ से अगर मैं ए निकालना चाहूँ तो एम उधर डिवाइड हो जाएगा, माइनस के और एम इंटू एक्स। तो अब जरा यहाँ पे गौर करें, के क्या है, कांस्टेंट, मास डज नॉट चेंज, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। के और एम दोनों कांस्टेंट है। अगर हम इज इक्वल टू उसका साइन और कांस्टेंट को रिप्लेस करें, मूव करना चाहें किसके साथ, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 है कि वो मीन पोजीशन बॉडी एट रेस्ट है, ठीक है। ये इस चीज को डेफिनेशन को प्रूव कर रहा है, ठीक है। अब देखें आगे है एक डेफिनेशन, रिस्टोरिंग फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने डिस्कस करनी है। लहदा से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position। वो कौन सी चीज है जो इस ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रही है, that is known as restoring force। restoring force जो है उसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है, ठीक है। और फॉर्मूला लास्ट पे टाइम पीरियड का, स्प्रिंग कांस्टेंट के केस में, स्प्रिंग मास स्प्रिंग सिस्टम केस में, that is known as T is equal to T2 by m over k। यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ये क्या फार्मूला बता रहा है कि टाइम पीरियड ओनली डिपेंड्स ऑन मास एंड के इज नोन एज कांस्टेंट। किस पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। यूजुअली ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा, कैसे डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सप्लेन इट मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ये लॉन्ग आपने इस तरह से करना है। लॉन्ग आपको पता है हेडिंग से करते हैं, तो हेडिंग स्ट्रक्चर देखें क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने यहाँ से ये लिखना शुरू कर देना, मोशन ऑफ स्प्रिंग सिस्टम। बुक्स फ्लो की हेडिंग देनी है, ये प्रूव करना है, के बारे में बताना है आपने। फिर मैथमेटिकल प्रूव में क्या लिखना है, ये सारा आपने प्रूव करना है यहाँ तक, ठीक है। फिर आपने रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन लिख देनी है, और लास्ट पे फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, उसकी डिपेंडेंस बता देनी है। यहाँ पे आज का टॉपिक आपका एंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आज हमने जो डिस्कस किया है वो देखें, इस शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से जो हमें फाइंड आउट हो रहे हैं। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में। सेकंड क्या है, डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें टॉपिक में से आते हैं। लॉन्ग मैंने आपको बता दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, इस तरह से आएगा बेटा, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सप्लेन इट विद द एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक आज का आपका टॉपिक एंड हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको क्यूरीज कोई भी आता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के दें, ठीक है। और कोई भी इशू आपको आए लेक्चर में, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे शेयर करें कमेंट्स में, मुझसे शेयर करें, तो मैं आपको उसका आंसर रिप्लाई बैक करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो सेकंड और थर्ड एग्जांपल है बुक में, वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम, और दूसरा है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। लास्ट टाइम हमने जो स्टडी किया था वो था मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। तो बॉल एंड बाउल सिस्टम में क्या होता है, देखिए यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है। एक बाउल है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो पोजीशन है पॉइंट ओ इज नोन एज मीन पोजीशन। पॉइंट ओ क्या है, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉल रेस्ट पे है, क्यों रेस्ट पे है देखें। अब इसका जो बॉल का वेट है W इज इक्वल टू mg, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और इसका जो नॉर्मल है यानी इसका रिएक्शन है
वो आर है, वो कैपिटल आर अपवर्ड है, इस वजह से कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं और बॉल यहाँ पे रेस्ट पर है। अगर इसी बॉल को हम यहाँ से मूव करते हैं, पॉइंट ए पे ले जाके छोड़ देते हैं, जो कि इसकी क्या है एक्सट्रीम पोजीशन, तो आप देखेंगे कि ये बॉल जो है एज पर डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन अपनी मीन पोजीशन की तरफ आना शुरू कर देगी। ठीक है, मीन पोजीशन की तरफ आएगी, यहाँ पर स्टे नहीं करेगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये इधर चली जाएगी बी पॉइंट पे, दैट इज आल्सो एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे हमने स्प्रिंग में पढ़ा था कि वो भी अपनी पोजीशन पे स्ट्रे नहीं करता, मीन पोजीशन पे नहीं कर रहा, ये ऑसिलेटरी मोशन करना शुरू कर देगा बॉल। ठीक है, अब ये यूं उस तरह से वापस मीन पोजीशन पे, फिर ए पे, यहाँ पर ये मूव करता रहेगा, ऑसिलेटरी मोशन करता रहेगा अपनी मीन पोजीशन के गिर्द। ये मोशन कब स्टॉप हो जाएगी? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक स्टेज आ जाएगी कि बॉल जो है वो स्टॉप हो जाएगी और दोबारा रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कौन सी चीज इसको यहाँ से ए से बी पे ले, ए से दोबारा ओ पे और फिर बी से दोबारा ओ पे लेकर आ रही है, वो क्या है? इसकी इस पर अमल करने वाली रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से it is always pushes or pulls the object towards its mean position। ठीक है, बुक में यही है, इसको आपने जनरली शॉर्ट क्वेश्चन के कंसीडर करना है। नॉर्मली अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो मैंने आपको बताया था सिंपल पेंडुलम लॉन्ग आएगा या मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम लॉन्ग आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के साथ इसको एक्सप्लेन करना होगा। ये बॉल एंड बॉल सिस्टम में सिर्फ आपने ये चीज याद रखनी है कि क्या ये फ्रिक्शन की वजह से स्टॉप हो जाएगी मोशन इसकी, इसका वेट डाउनवर्ड है, और क्या होगा ये मीन पोजीशन की तरफ आएगी, फिर एक्सट्रीम पे जाएगी, ये ऑसिलेटरी मोशन करता है। ये भी एग्जांपल है किसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। उसके बाद देखें ये एक डायग्राम बनी हुई है, ये किसकी डायग्राम है? दिस इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टॉपिक आप देखें तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखी हुई सिंपल पेंडुलम की, अ स्मॉल मेटल बॉब अटैच्ड विद द स्ट्रिंग इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। इसको क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम। बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है सिंपल, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। तो ये डेफिनेशन लिखी, जहां टॉपिक शुरू हो रहा है बिल्कुल ऊपर 2 लाइनों में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब जब इसको लॉन्ग को कंसीडर करना है कैसे, अब देखें डायग्राम मैंने बनाई हुई है, ये एक पॉइंट जिसके साथ ये सिंपल पेंडुलम अटैच है, ये उसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। अब देखें ये एक स्ट्रिंग है जिसकी क्या है? लेंथ L है, ये स्मॉल मेटल बॉब है, उसका मास स्मॉल m से शो किया हुआ है, और जब आप क्या करते हो ये उसी तरह बॉल की तरह ये मीन पोजीशन है, यहाँ पे क्या है? मीन पोजीशन W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड है, और इस स्ट्रिंग पे अमल करने वाली टेंशन की फोर्स अपवर्ड। यहाँ पे जब वो मीन पोजीशन पे है तो एट रेस्ट है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, ना ही हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टेंशन और वेट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज एट रेस्ट एट दिस टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इसको हम यहाँ पे पॉइंट ए पे ले जाके छोड़ देते हैं, इतना इसको लेके जाना है, इतना लेके जाना है कि एक सर्टेन एंगल फॉर्म हो जाता है अपनी उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, दैट इज नोन एट थीटा, जो उसको शो कर रहा है। अब देखें यहाँ पर ये एंगल कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, आपकी मर्जी है, जितना आप इसको मैक्सिमम हाइट पे लेके जाएंगे वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी, यहाँ पे लेके जाए वो हम बाद में चेक करेंगे टाइम पीरियड उसका इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब देखें कि जब इसको यहाँ पॉइंट ए पे लेके जब हमने छोड़ा तो उसी तरह ये दोबारा किधर आएगा? मीन पोजीशन की तरफ आएगा, फिर यहाँ से रुकेगा नहीं बल्कि दोबारा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज एट पॉइंट बी वहां पे मूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ही मूव होता रहेगा, इस तरह से मोशन इसकी टू एंड फ्रो रहेगी, टू एंड फ्रो मोशन, it means that is oscillatory motion that is known as simple harmonic motion। अब यहाँ पे देखना हमने ये है कि रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट उसका कौन सा है। कंपोनेंट यानी जब वेट को यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे
जो कंपोनेंट उसका रिस्टोरिंग फोर्स उसको करवाएगा, स्टोरिंग फोर्स करवाने में मददगार साबित होगा इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, वो हमने चेक करना है। यहाँ पे देखें W इज इक्वल टू एम जी डाउनवर्ड है, यहाँ इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डेट इज एम जी कोसाइन थीटा, और ये क्या है इस तरफ क्या है 90 डिग्री के एंगल पे एम जी साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यानी हमने इस एम जी को वेट को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दी, यानी यहाँ पे F इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी है, यानी उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व हो गया। अब आप यहाँ पे देखो ये जो एम जी कॉस थीटा है उसके ऊपर क्या है टेंशन, एम जी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है और ये टेंशन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रही है। आपने पढ़ा हुआ है जब किसी बॉल को आप मैक्सिमम हाइट पे थ्रो करते हो, जब किसी भी बॉल को मैक्सिमम हाइट पे थ्रो करते हो, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है तो सर्टेन टाइम थोड़े से वक्त के लिए वो वहां पे रुकती है, रेस्ट होती है, स्टे करती है, यानी हम वहां पे कहते थे क्या उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। ठीक है, वो जो सर्टेन इंसी पॉइंट है वो यहाँ पे भी वही है, वो जो यहाँ पे रेस्ट पे हुई है, क्यों? क्योंकि एम जी कोसाइन थीटा डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब जब ये वापस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस मीन पोजीशन की तरफ ये मेटल बॉब आएगी, यानी जो इसका एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट ऑफ वेट फॉर रिस्टोरिंग फोर्स इज एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो वेट का है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स टू द सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट द ऑसिलेटरी मोशन दैट इज आल्सो नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में आपने इस चीज पे फोकस करना है कि एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल है स्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करने के लिए, और एम जी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या वजह है क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहा रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब आप देखो कि ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला जैसे हमने स्प्रिंग में पढ़ा था, T इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k स्क्वायर रूट, m इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड फॉर टाइम पीरियड इन केस ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या है देखें जरा, लेंथ है और g क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, g की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंड करेगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉल। ये सिंपल पेंडुलम के मास पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिया है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछता है, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर calculating time period in case of simple pendulum। ठीक है, फॉर्मूला का आपको पता हो, इसकी डिपेंडेंस पता हो, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पे। आपको पता है एज वी गो अप द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज, जितना आप हाइट पे चले जाएंगे वहां पे टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम में और हो जाएगा, जितनी हाइट कम होगी जमीन की तरफ आएंगे आपका तो अगर टाइम पीरियड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एज वी गो अप द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज डिपेंड ऑन जी की वैल्यू, जी की वैल्यू कम होगी टाइम पीरियड ज्यादा होगा, जी की वैल्यू ज्यादा होगी टाइम पीरियड कम होगा, दैट इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन ईच अदर। और जो L की जो रिलेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड। टाइम लेंथ ज्यादा होगी सिंपल पेंडुलम की, टाइम पीरियड ज्यादा, लेंथ कम, टाइम पीरियड कम। ठीक है, तो यहाँ तक आज का टॉपिक है आपका कि सिंपल पेंडुलम का केस जो है वो दैट इज कंसीडरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी एग्जांपल है ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हेडिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग वाली हेडिंग्स है हम यहीं पे यूज होंगी। रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स पे फोकस करोगे और टाइम पीरियड के फॉर्मूले पे फोकस करोगे। ठीक है, अगर आपको क्यूरी हो कोई भी मेरे आज के टॉपिक में तो आपने मुझे कमेंट्स पे लिख देना है इसके क्वेश्चन, इंशाल्लाह मैं आपको उसके आंसर करूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में आप पे
हम अगर डिस्कस करेंगे इसके बारे में, डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन और वेव मोशन, ठीक है। तो उससे पहले रिसेंटली हमने लास्ट जो लेक्चर में पढ़ा था वो सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा था, और उसके फॉर्मूला टाइम पीरियड का हमने देखा था, T = 2π√L/G। तो बुक में एक छोटी सी एग्जांपल है, एक हमें लेंथ दी हुई सिंपल पेंडुलम की, वो है 1 मीटर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता होती है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है बेटा। तो T = 2π√L/G फॉर्मूला की हेडिंग देंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, फिर पुटिंग वैल्यूज की हेडिंग देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। पाई आपको पता 3.14 होता है, L1 की मैंने G10 है, इसको सॉल्व करेंगे सिंपली कैलकुलेटर से तो 1.99 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल हमने सॉल्व करनी है। उसके बाद देखिए आप डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, जो आज का टॉपिक है हमारा। सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ते हैं इसकी। ऑसिलेशंस के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, वाइब्रेशंस होती हैं। और देखें, द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। यानी कोई ऐसा सिस्टम है जो ऑसिलेशंस हो रही हैं जिसमें, और किस सिचुएशन में हो रही हैं, किसी रेजिस्टिव फोर्स की सूरत में हो रही है। यानी रेजिस्टिव फोर्स उस ऑसिलेशंस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है। यानी ऑसिलेशंस हो तो रही हैं पर एक रेजिस्टेंस की सूरत में हो रही हैं। इससे क्या हो रहा है आप देखें, इसको वेव फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारे पास ग्राफिकल व्यू है, इसका वेव फॉर्म है। देखिए आप, एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम है, इस तरह से ये वेव चलती है और डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड की तरफ जा रही है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ डैम्पिंग, बिकॉज ऑफ डैम्प ऑसिलेशन, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में ऑसिलेशंस हो रही है। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, वेव फॉर्म है। फिर एग्जांपल इसकी क्या आपने करनी, एग्जांपल में आपने करना है शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल्स। जो गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर होती है, गाड़ी जब बम्पी रोड्स पे, ट्रैक्स पे जाती है तो उसका जो इंजन है वो वायलेंटली वाइब्रेट करता है। तो शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, हमें एक तो उस गाड़ी को से, फिर जो है देखें आप कि शॉक एब्जॉर्बर ऑफ अ कार क्या कर रहे हैं, ये कन्वर्ट डैम्प वाइब्रेशन ऑफ अ कार एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ ऑयल। तो शॉक एब्जॉर्बर का क्या काम है, बम्पी ट्रैक में जब गाड़ी वाइब्रेट करती है तो उस वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करना हीट एनर्जी ऑफ ऑयल में। तो ये बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन लिखेंगे, ग्राफिकल व्यू बनाएंगे और एग्जांपल दे देंगे। किस तरह से आता है, सिंपल डिफाइंड डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो आपने तीनों चीजें इस तरह से हेडिंग से लिख लेनी है, और एग्जांपल जो मैंने अभी आपको समझाई है ये भी शॉर्ट में पूछी जाएगी, ठीक है। अब आप आगे आ जाए वेव मोशन की तरफ। वेव मोशन क्या है? वेव मोशन एक अलग से टॉपिक शुरू हो जाता है, क्योंकि चैप्टर जो है हमने पढ़ा, चैप्टर 10 का नेम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। अब वेव्स का डिस्कशन ऑनवर्ड स्टार्ट होगी। अब वेव क्या होती है? वेव को उर्दू में कहते हैं लहर, ठीक है। कैसे पैदा होती है वेव, किस सिचुएशन में पैदा होती है? देखें जरा, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time। वेव कब पैदा होती? वेव तब पैदा होती जब किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं। किसी मीडियम को जब डिस्टर्ब करेंगे तो वेव पैदा होगी, और जब वेव पैदा होगी तो उस मीडियम, जो मीडियम जिस पार्टिकल से बना हुआ है वो वाइब्रेटरी मोशन में चले जाएंगे। कहां पर? अबाउट द मीन पोजीशन, अपनी वाइब्रेटरी मोशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब वेव की जो बेसिक टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं। पहली है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम जो है डिस्कस करते हैं मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बोर्ड के पेपर में यू भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन वेव एंड राइट डाउन द नेम ऑफ इट्स टाइप। सिंपल नेम लिख देना है, डेफिनेशन वेव भी लिखने के बाद।
जब अगर आपको डिफरेंशिएट करके आएगा तो डिफरेंशिएट में आपने क्या करना है, वेव को, मैकेनिकल वेव्स को डिफरेंशिएट करना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, ठीक है। ऑनवर्ड देखते हैं क्या इसमें एग्जांपल्स आती हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन, waves which require medium for their propagation, waves which require medium for their propagation, तो वो वाली वेव जिनको ट्रांसफर होने के लिए, प्रोपागेट होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए होता है, वो क्या होती है? मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। इसी एग्जांपल क्या देंगे आप? साउंड वेव्स, और दूसरी क्या आप एग्जांपल कोट कर दें? वाटर वेव्स। अब देखें साउंड वेव्स क्या होती है। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो साउंड इज ट्रांसफर्ड इन एयर, ठीक है। एयर इज अ मीडियम बिटवीन साउंड वेव्स, ठीक है। साउंड वेव्स जब ट्रांसफर होते हैं तो उनको मीडियम कौन सा चाहिए होता है? एयर चाहिए होता है। तो डेफिनेशन, वेव्स व्हिच रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपगेशन इज नोन एज मैकेनिकल वेव्स। एग्जांपल आप दो दे दें, साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिंपल इसका अदर है, कन्वर्स है, waves which do not require any medium, which do not require any medium for their propagation, ठीक हो गया। अब यहां पे देखें कि wave which do not require any medium for their propagation, जो वेव्स मीडियम नहीं यूज करती प्रोपगेट होने के लिए, वो कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी एग्जांपल क्या आप सिंपल दे दें? इसमें है माइक्रोवेव्स हैं, एक्सरेज हैं, टेलीविजन वेव्स एटसेट्रा। ये जो है वो डिफरेंशिएट आता है बोर्ड के पेपर में, डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पहला क्या मैंने बताया है? डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन, डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसी तरह मैंने बताया डेफिनेशन, ये ग्राफ और एग्जांपल देंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा था डिफाइन वेव मोशन, डिफाइन वेव, वेव यूं आ सकता है, एंड राइट डाउन इट्स टाइप्स, राइट डाउन द नेम ऑफ इट्स टाइप्स, राइट डाउन द नेम ऑफ इट्स टाइप्स, ठीक है। और थर्ड जो है इंपॉर्टेंट वन, डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल waves and electromagnetic wave, ठीक है। तो यहां पर देखें सिंपल, आज का जो बेसिकली लेक्चर था वो शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसको कंप्लीटली आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो आपने मुझे कमेंट्स में लिखें, कोई क्वेश्चन हो, और जो है वो उसको आप मुझे बताएं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आगे जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी, और उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ,
और लास्ट पे हम एग्जांपल इस रिलेशन से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी, हमने ये पढ़ा हुआ है कि वेव की डेफिनेशन, वेव्स अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट द मीन पोजीशन, ठीक है। ये वेव की डेफिनेशन है। अब देखें इसकी एग्जांपल मैंने क्या लिखी हुई है। We shake the stress string up and down, we provide our muscular energy to the string. अगर स्ट्रिंग जो है एक जगह पे बंधी हुई है, अगर हम यहाँ उसको हाथ से पकड़ जर्क देते हैं, अपनी मस्कुलर एनर्जी उस स्ट्रिंग में ट्रांसफर कर रहे हैं। जितना आप जोर से उसको झटका दोगे, जितना जोर से जर्क दोगे, उतनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है। और वहां पे ज्यादा क्रस्ट एंड ट्रफ प्रोड्यूस होंगे, वेव्स की जो है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब आप देखें, energy can be transferred from one place to another place through waves. ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा। इसके अलावा एक एक्टिविटी है छोटी सी बुक में, उसमें क्या है कि अगर एक पॉन्ड है, इस तरह से एक पॉन्ड है, वाटर का पॉन्ड है, उसके आप सेंटर पे एक कॉर्क रखते हो, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा यानी कि कॉर्क रखते हो, और जब आप क्या करते हो उसमें स्टोन फेंकते हो इस पॉन्ड में, तो आप देखते हो कि इसमें यू वेव्स पैदा होती हैं इस पॉन्ड के अंदर। और क्या करता है ये लकड़ी का टुकड़ा, आस्ता आस्ता इस वेव्स की मदद से आगे चला जाता है एक सर्टेन डिस्टेंस पे, ठीक है। इसका मतलब ये एक्टिविटी से जाहिर हुआ कि वेव्स के पास एनर्जी थी जो ये कॉर्क को एक जगह से दूसरी जगह लेकर चली गई, ठीक है। इस टॉपिक में सिंपल आपने इसमें ये पॉइंट लिखना है, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। इसमें आपने बताना है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप उसको ज्यादा एनर्जी दोगे तो ज्यादा ट्रांसफर होगी, और एनर्जी जो है वो नंबर ऑफ साइकिल्स पे भी कैसे डिपेंड करती है। यानी अगर आप उसको साइकिल्स बढ़ाना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना चाहते हैं, वेव्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको ज्यादा मस्कुलर एनर्जी पुट करोगे, जैसे स्ट्रिंग की एग्जांपल मैंने दी थी। अब आप देखो अगला जो टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसमें क्या करना है, सिंपल हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि जब वेव्स जो है वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, जहां पे मोशन का वर्ड आ जाता है, जब वेव्स मोशन में हो, कोई भी पार्टिकल मोशन में हो, कोई भी बॉडी मोशन में हो, तो उसको उसमें क्या पैदा हो जाती है, वेलोसिटी पैदा हो जाती है। तो वेलोसिटी अगर मैं वेव्स की कहूं तो वो फॉर्मूला आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और यहाँ पे अगर हम इन केस ऑफ वेव्स रिप्लेसमेंट करना चाहें, क्योंकि हमने वेव्स में क्या पढ़ा हुआ है, वेवलेंथ पढ़ा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ क्या होता है, वेवलेंथ होता है। अब देखो यहाँ पे डी को रिप्लेस किया लैम्डा यानी वेवलेंथ के साथ, और टाइम को रिप्लेस किया टाइम पीरियड के साथ, जो कैपिटल टी है। कैपिटल टी क्या होता है, कैपिटल टी टाइम पीरियड है, यानी वेव्स जब अपना एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, जितना टाइम लगता है वो उसका कहलाता है टाइम पीरियड, ठीक है। रिप्लेसमेंट दोनों फॉर्मूले में कर देते हैं, डी की जगह लैम्डा और टी की जगह कैपिटल टी पुट कर दिया हमने, v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। एक और चीज यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ पे अगर हम करें t इज इक्वल टू 1 ओवर f, तो ये 1 ओवर f, या इसको यूं आप कह दें 1 ओवर t इज इक्वल टू f। तो 1 और t को रिप्लेस कर देंगे f के साथ, हमारा ये रिलेशन प्रूव हो जाएगा, v इज इक्वल टू f लैम्डा। ये रिलेशन किसका शो करता है, ये रिलेशन शो करता है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को। ये तीनों क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूला को लेके ये एग्जांपल है 10.2। अब देखिए फ्रीक्वेंसी गिवन है 4 हर्ट्ज, वेवलेंथ गिवन है 0.4 मीटर की। यहाँ पे वेवलेंथ सेंटीमीटर में होती है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके पुट करते हैं, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 करके। 2 फाइंड क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। फॉर्मूला v इज इक्वल टू f लैम्डा हो गया। सॉल्यूशन क्या आएगा, वैल्यूज पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 जो क्या आएगा 1.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि बोर्ड के पेपर पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो देखें। हाउ वेव्स ट्रांसफर एनर्जी, ये एग्जांपल और एक्टिविटी दोनों इसमें इंक्लूड कर देंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है प्रो v इज इक्वल टू f लैम्डा, या व्हाट इज द रिलेशनशिप
बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इस तरह से तीनों चीजें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक ये था शॉर्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट जो है हम आगे डिस्कस करेंगे रिपल टाइम के बारे में, जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है आफ्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन, दूसरा लॉन्ग है इस चैप्टर का। ठीक है, और जो है इसमें आप देखें कि इससे रिलेटेड, ये फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी एग्जांपल में आएंगे और एक्सरसाइज में भी होंगे, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिजिक्स बाय इंजीनियर मोहम्मद हसन। तो आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है रिपल टाइम का टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिपल टाइम क्या होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसमें कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, फिर रिपल टाइम की मदद से हम वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं, वो किस तरह स्टडी करनी है, ये सारा सब कुछ हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स की वीडियोस भी मिलती रहें। ठीक है, तो सबसे पहले देखें रिपल टाइम, इसकी डेफिनेशन क्या है। रिपल टाइम इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स। रिपल टाइम क्या चीज होता है, ये एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो लेबोरेटरी में यूज होता है, दैट इज यूज्ड टू जनरेट वाटर वेव्स। कैसे जनरेट करता है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, पहले ये देखते हैं। कंपोनेंट्स में है रेक्टेंगुलर ट्रे, वाइब्रेटर है, इसको पैडल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब है और स्क्रीन है। इस पे हमने वेव्स को देखना है। ये टेबल पे सबसे पहले हमने रेक्टेंगुलर ट्रे रखी हुई है, उस रेक्टेंगुलर ट्रे के ऊपर क्या है, वाटर है, शैलो टैंक ऑफ वाटर है उस रेक्टेंगुलर ट्रे के ऊपर, और हमने एक लकड़ी का वुडन ब्लॉक है जो हमने वाटर के साथ डिप करके रखा हुआ है इस रेक्टेंगुलर ट्रे के ऊपर। इस लकड़ी के वुडन ब्लॉक के जो ऊपर एक छोटी सी हमने एक ऑसिलेटिंग पैडल रखा हुआ है, जिसको हम एक छोटी वाइब्रेटर भी कहते हैं, छोटी सी इलेक्ट्रिक मोटर है। जब हम इस वाइब्रेटर को, इलेक्ट्रिक मोटर को पावर सप्लाई के जरिए ऑन करते हैं तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। क्या चीज, ये ऑसिलेटिंग पैडल। ठीक है, जब ऑसिलेटिंग पैडल वाइब्रेट करता है तो वुडन ब्लॉक भी वाइब्रेट करता है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद ईच अदर। और वुडन ब्लॉक मैंने आपको पहले बताया ये वाटर के साथ डिप होता है। जब वाटर के साथ डिप होने की वजह से वाइब्रेट करता है तो आपको पता है वेव की डेफिनेशन क्या है, वेव डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। जब डिस्टर्बेंस होगी तो वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। अब वाटर के अंदर वेव्स पैदा होनी शुरू हो जाती हैं बिकॉज ऑफ वाइब्रेटर। ठीक है, अब इसमें वेव्स पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। फिर क्या होता है, इसको हमने जब वेव्स को व्यू कैसे करना है, रिव्यू कैसे करना है, इसके इमेजेस स्क्रीन पे कैसे लेने हैं, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक लैंप लगाया हुआ है, ये भी पावर सप्लाई से ऑन किया होता है। और नीचे इस टेबल के नीचे हमने रखी हुई स्क्रीन जो वेव पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, कंपोनेंट्स भी हो गए। अब इसकी हम देखें जरा, जब हम वेव्स पैदा हो जाएंगी तो इसमें आपको पता है वेव्स में, वाटर वेव्स में क्या होता है, क्रस्ट एंड ट्रफ होता है, ट्रांसवर्स वेव्स पैदा होंगी। क्रस्ट एंड ट्रफ्स अपीयर एज ब्राइट एंड डार्क लाइंस। स्क्रीन के ऊपर इस तरह से लाइंस शो होंगी, जो ब्राइट लाइंस होंगी वो क्रस्ट होगा और जो डार्क लाइंस होगी वो क्या होगा, ट्रफ होगा। फिर क्या, वर्किंग ऑन रिपल टाइम। वर्किंग ऑफ रिपल टाइम क्या है, जब आप वाइब्रेटर को ऑन करेंगे, उसी तरह जब वाइब्रेटर को ऑन करेंगे तो वो वाइब्रेट करेगा, वुडन ब्लॉक वाइब्रेट करेगा, वुडन ब्लॉक वाइब्रेट करेगा तो वाटर के अंदर वेव्स पैदा होनी शुरू हो जाएगी। उसके इमेजेस, उसका वाटर जो वेव पैटर्न हम कहां पे स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स कैसे है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, जब वेव्स पैदा हो चुकी, अब हमारा काम है इसमें हमने वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है, जिसमें सबसे पहले है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नल से डेफिनेशन है इसकी। व्हेन अ वेव इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम इट बाउंस बैक टू द सेम मीडियम। इट इज इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। अब वेव्स पैदा हो रही हैं, स्ट्रेट वेव फ्रंट्स पैदा हो रहे हैं, यहाँ पे हमने एक बैरियर रख दिया है। बैरियर से क्या होगा, वेव्स रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे जो हम आगे 12th चैप्टर में स्टडी करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन डिटेल।
ये है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का टॉपिक। तो आपने इसमें क्या करना है, डेफिनेशन लिख देनी है, डायग्राम बना देनी है, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव क्या है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, when a wave incident on the surface of another medium it travels to another medium and the direction of travel changes, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। देखिए जरा आप यहाँ पर इसकी जो ये वेव्स आ रही हैं, ये इसकी मीडियम की सरफेस है, ये देखिए डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज हो रही है। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसमें आपने ये देखना है कि रिफ्रैक्शन कैसे पॉसिबल होती है। जो वाटर जो है वो शैलो से डीप से शैलो वाटर की तरफ आती है, जो वेव्स ट्रैवल करती हैं, कहीं जगह पे डीप वाटर होता है, कहीं जगह पे शैलो वाटर होता है। तो डीप वाटर में क्या होता है, डीप वाटर में वेव्स की स्पीड ज्यादा होती है और कॉरस्पॉन्डिंगली उनकी वेवलेंथ भी ज्यादा होती है। जबकि शैलो वाटर में क्या होता है, स्पीड स्लो होती है वेव्स की, उनकी वेवलेंथ भी कम होती है, ठीक है। ये है रिफ्रैक्शन में डायग्राम, डेफिनेशन, ठीक है। और डायफ्रैक्शन ऑफ वेव, डायफ्रैक्शन क्या है, डायग्राम से आपको नजर आ रहा है, द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड देयर कॉर्नर्स, ठीक है। ये बेंडिंग है अराउंड देयर कॉर्नर्स इन अ सेमी सर्कुलर पैटर्न में जो डायफ्रैक्शन होगी वेव्स की। देखें यहाँ पे ये वेव स्ट्रेट रेफरेंस जा रही है, हमने यहाँ पे एक बैरियर रख दिया और उसमें से एक स्लिट छोड़ दी, उसमें से एक होल छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे सेमी सर्कुलर पैटर्न में बेंडिंग शुरू होगी वेव की। अगर आप इसका ऑब्स्टेकल, उसका एरिया बढ़ा देंगे तो पैटर्न्स जो हो, जो डायफ्रैक्शन होगी वो बिल्कुल कॉर्नर्स पे होगी, शार्प एजेस पे होगी, सेमी सर्कुलर पैटर्न में नहीं होगी। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब डेफिनेशन, ठीक है, डायग्राम, कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, फिर वर्किंग में कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह से सेटअप बनाया हुआ सारा, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उनकी अलग से डेफिनेशन, डायग्राम से डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन और डायग्राम। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिपल टैंक, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिपल टैंक, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज रिपल टैंक, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स यूजिंग रिपल टैंक, ठीक है। यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसकी एक्सरसाइज, उसमें क्या होगा, एमसीक्यूज है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन और डिटेल्ड में न्यूमेरिकल हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिजिक्स। तो आज हमने जो शुरू करना है चैप्टर नंबर 11, उसका नाम है साउंड। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। बहुत सिंपल है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज, यानी साउंड की प्रोडक्शन के लिए क्या चीज का नेसेसिटी होना जरूरी है, वाइब्रेटिंग बॉडी का। जब बॉडी वाइब्रेट करती है तभी साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर आपने साउंड प्रोड्यूस करनी है तो दो बॉडीज को वाइब्रेट करना है। एग्जांपल क्या दूंगा मैं आपको, व्हेन वी नॉक एट द डोर साउंड प्रोड्यूस होती है, और प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस साउंड व्हेन इट हिट टू द सॉलिड ऑब्जेक्ट। ट्यूनिंग फॉर्क इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, लैब में यूज होता है, आप देखेंगे ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ये इसके दो प्रोंग्स है। जब इसको किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे हिट करते हैं तो इसके प्रोंग्स वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये साउंड एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है, इसको ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं, ठीक है। अब देखें, साउंड वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। हमने पढ़ा था मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स आर टाइप ऑफ वेव्स इन विच रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। तो उसकी एग्जांपल हमने क्या दी थी, साउंड वेव्स। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि साउंड वेव्स रिक्वायर्स मीडियम, मीडियम क्या है, एयर। साउंड वेव्स रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये छोटे जनरल कॉन्सेप्ट है, ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है नॉर्मली बोर्ड के पेपर में। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, साउंड वेव्स हैव लॉन्गिट्यूडनल नेचर। साउंड वेव्स की कौन सी नेचर होती है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर। और कैसी होती है, हम देखें जरा, ये एक हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है, स्पीकर है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, देखें ये साउंड वेव्स निकल रही है। तो जो उसके एयर कॉलम जो साउंड प्रोड्यूसर के पास है, वहां पे क्या प्रोड्यूसर, कंप्रेशन। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा, रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। इसका कॉन्सेप्ट क्या लेंगे आप कि हाई प्रेशर
जहां पर एयर कॉलम का हाई प्रेशर होता है वहां पे क्या होता है, कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा, और जहां पे लो प्रेशर होगा एयर का कॉलम का, लो प्रेशर ऑफ एयर कॉलम प्रोड्यूसेस रेयरफेक्शन एंड हाई प्रेशर ऑफ एयर कॉलम प्रोड्यूसेस कंप्रेशन। ठीक है, तो ये इसमें कॉन्सेप्ट ये है, पहला कॉन्सेप्ट साउंड वेव्स रिक्वायर्स मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, साउंड वेव्स हैव लॉन्गिट्यूडनल नेचर। फिर जो बेसिक पहला कॉन्सेप्ट क्या है, वो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। अब अगला टॉपिक जो इसका शुरू हो रहा है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या है, यानी साउंड की खसूसियात, साउंड की खसूसियात। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में पहली चीज क्या है, लाउडनेस। डेफिनेशन क्या है, बोर्ड के पेपर में डिफाइन आती है इसकी, इट इज अ characteristics of sound in which we distinguish between loud and faint sound। इसमें लाउड और फेंट साउंड का फर्क क्या कहलाता है, लाउडनेस कहलाता है। लाउडनेस जो है उस पे कितने फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, वो 3 फैक्टर्स पे लाउडनेस डिपेंड करती है। पहला क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी एक हमारे पास एक वाइब्रेटिंग बॉडी, उसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से मुराद क्या है, अगर आप ड्रम को लाइटली बीट करते हो तो लाउडनेस कम प्रोड्यूस होगी, अगर आप उसको हाई टोन से यानी हैवीली बीट करोगे, एम्पलीट्यूड उसका बढ़ा दोगे तो उसकी लाउडनेस भी इंक्रीज कर जाएगी। उसका मैं वेव फॉर्म ड्रॉ करता हूँ, देखिए जरा, ये एक वेव फॉर्म ये है, ये एक साउंड वेव है, इसका एम्पलीट्यूड वैल्यू है इसकी। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है फ्रॉम द रेस्टिंग पॉइंट टू द मैक्सिमम पॉइंट। और एक ये है, अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये वाली जो वेव फॉर्म है, यानी ये जो सिग्नल है साउंड का सिग्नल, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड कम है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। तो जितना एम्पलीट्यूड किसी भी साउंड वेव्स का होगा, साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी का होगा, उसकी लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी। दूसरा है कि एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर छोटा ड्रम है जिसका एरिया थोड़ा है तो उसकी लाउडनेस कम होगी, और जो बड़ा ड्रम है, बड़ा ढोल है, उसको उसकी लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी। जो ऐसी दो बॉडीज जो वाइब्रेट कर रही हो, जिनका एरिया बड़ा हो उनकी लाउडनेस ज्यादा, जिनका एरिया स्मॉल हो उनकी लाउडनेस कम। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लास्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर आप जहां पे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ड्रम बीट किया जा रहा है, कोई स्पीकर चल रहा है, उससे दूर जाते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ा देंगे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, उस लाउडनेस कम होती जाएगी। तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 3 फैक्टर्स हैं, लाउडनेस एंड इट्स फैक्टर्स, ये आता है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ लाउडनेस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। डिफाइन लाउडनेस एंड राइट द नेम ऑफ इट्स फैक्टर, ये भी इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और इन केस अगर लॉन्ग में पूछा जाएगा, डिफाइन एंड एक्सप्लेन लाउडनेस विद इट्स फैक्टर्स। ठीक हो गया। अब सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो साउंड की, वो है पिच। is a characteristics of sound in which we distinguish between shrill and grave sound। सिंपल डेफिनेशन है, दो साउंड यानी श्रिल और ग्रेव साउंड के दरमियान जो डिफरेंस किया जाता है उसको हम पिच बोलते हैं। पिच इज डिपेंड ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और वो भी कौन सा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी किसी साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी उनकी पिच भी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच भी कम। श्रिल एंड ग्रेव साउंड, बारीक और भारी आवाज में जो फर्क होता है उसको हम बोलते हैं पिच। ठीक है, तो आज का टॉपिक बेसिकली हम स्टार्टिंग था, इसका इनिशिएटर था चैप्टर 11 का, बेसिक कॉन्सेप्ट थे। आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फर्दर हैं, क्वालिटी है इसकी। क्वालिटी में क्या आता है देखिए जरा, क्वालिटी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वालिटी में क्या आता है, क्वालिटी इट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, is a characteristic of sound, characteristic of sound in which we distinguish between two sounds of same loudness and pitch। अब ये केस आ गया है कि दो ऐसी आवाजें आ गई हैं जिनकी लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है।
यानी दो आवाजें ऐसी हैं जिनकी लाउडनेस और पिच सेम होगी, तो उसको कैसे डिफरेंस करना है, वो क्वालिटी डिफरेंस करेगी। क्वालिटी उस साउंड का काम ये है कि ऐसी दो साउंड जिनकी पिच और लाउडनेस सेम आ गई तो हमें डिफरेंट करना है, डिफरेंस करना है, बताना है। तो कैसे बताएं क्वालिटी? क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? फिजिकल कंडीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी फ्लूट है, गिटार है, सितार है, पियानो, सबकी क्वालिटी डिफरेंट होगी। मैं आपको वेव फॉर्म्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कुछ वेव फॉर्म्स आपकी बुक में बनी हुई हैं। यानी देखें ये एक वेव फॉर्म, डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म है, ये देखें। इसकी एक लो क्वालिटी आप कह सकते हैं। जितनी साइन वेव स्मूथ हम कहेंगे उसके हम कहेंगे ये क्वालिटी, बेटर क्वालिटी की वेव फॉर्म है, ये किसी और इंस्ट्रूमेंट की, ये किसी और इंस्ट्रूमेंट की है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड clearly depicts the physical condition of the instrument. It is defined as a distinguish between two sounds of same loudness and pitch. तो शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा क्या आते हैं, देखिए डिफरेंशिएट between pitch and quality. Differentiate between pitch and quality, differentiate between pitch and loudness, define loudness and quality, define pitch and quality, यानी इनका डिफाइन आता है। ठीक है, लास्ट में हमारा रह गया इंटेंसिटी, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम उसका एक लॉगरिथमिक प्रूव एट टेस्टी लेवल का वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिजिक्स। तो आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो लास्ट टॉपिक से कनेक्टेड है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हम पढ़ रहे थे। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है इंटेंसिटी। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स, यानी एक ऐसा सरफेस एरिया जो परपेंडिकुलरली हेल्ड किया हुआ है जहां से साउंड वेव्स पास कर रही हैं। तो इसके अंदर से जितनी साउंड वेव्स एनर्जी पास करेगी वो हम क्या कहलाएंगे, उसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और इसका यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट इसका क्या है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। यानी साउंड वेव्स जितनी इस सरफेस एरिया के अंदर से पास होंगी वो उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसको अगर समझे उर्दू में क्या कहते हैं, शिद्दत। जितनी यानी उसकी एनर्जी जितनी साउंड वेव्स उस सरफेस एरिया ने एब्जॉर्ब करनी है, अपने अंदर से पास करनी है, उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बोर्ड के पेपर में डेफिनेशन आती है, इस तरह से आप इसकी डायग्राम बता सकते हैं और साथ में इसका यूनिट बताना है आपने। ठीक है, अब जो टॉपिक है हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, साउंड इंटेंसिटी लेवल, यानी साउंड इंटेंसिटी लेवल का रिलेशन हमने लाउडनेस के साथ फाइंड आउट करना है। देखें जरा, हमें पता है कि जो साउंड इंटेंसिटी होती है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है मोर देन 1। यानी जो फेंटेस्ट साउंड की जो इंटेंसिटी है वो 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, और जो इसकी मैक्सिमम यानी मोर लाउडर साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी, वो 1 से ज्यादा होगी, जो अचीवेबल नहीं है, दैट इज नॉट बियरेबल बाय ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो जो मिनिमम साउंड है वो 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर इसकी इंटेंसिटी होती है, और इसको हम क्या लेते हैं, रेफरेंस वैल्यू। इसको जब हमने कोई न्यूमेरिकल्स करने हैं, कैलकुलेशंस करनी है, स्टडी करना है, तो क्या इसको रेफरेंस इंटेंसिटी के तौर पर लेना है और इसको जीरो बेल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आ जाए, लाउडनेस को पता कैपिटल एल से शो करते हैं। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। लॉगरिथम क्यों लेते हैं? लॉगरिथम क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेट कर देता है, अप्रोक्सीमेशंस करता है, वैल्यू को समराइज कर देता है। ठीक है, इसलिए हम सिंपल आई की बजाय लॉग आई लेते हैं ताकि हमें एक अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मिले, समराइज हम कर सकें, उसको अप्रोक्सीमेशंस कर सकें। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई, क्योंकि हमें पता है रेंज होती है, तो हम लॉगरिथम लेके उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लॉग आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करें तो इज इक्वल टू का साइन आता है और कांस्टेंट के यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो L नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग I नॉट। अब L और L नॉट यहाँ पे क्या है, I और I नॉट, ये दोनों क्या चीजें हैं?
एल क्या है, एल लाउडनेस ऑफ जो है वो अननोन साउंड, और एल नोट क्या है, लाउडनेस ऑफ नॉन साउंड, और आई नोट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ नॉन साउंड जो पता है हमें, जो हमें मालूम है, डेट इज 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और इससे ऑनवर्ड जो 1 मोर देन 1 तक की वैल्यूज है वो सारी हम आई में लेंगे, यानी जो हमें पता नहीं है जो हम कैलकुलेट करेंगे बाद में, ठीक है। अब ये दोनों का रिलेशन देखें, L इज इक्वल टू के लॉग आई और L नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट। दो इक्वेशंस बन जाती हैं, दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। दोबारा देख लें यहाँ पे कि L क्या है, लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड, L नॉट क्या है, लाउडनेस ऑफ नॉन साउंड, I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड, और I नॉट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ नॉन साउंड, यानी I नॉट इज द फेंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी दैट इज -12, और I जो है वो -10⁻12 से मोर देन 1 तक कोई भी वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड हो सकती है। जब हम इसको माइनस करते हैं L माइनस एल नॉट, इधर इधर क्या आ गया, K log I माइनस log I नॉट, K कॉमन आ रहा है, और माइनस साइन आपको पता है लॉगरिथम में कहाँ जाता है, डिवीजन में जाता है, तो log I ओवर I नॉट आ जाएगा। फिर देखें, अब ये जो L माइनस एल नॉट है इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी लेवल। क्या कहते हैं, इंटेंसिटी लेवल कहते हैं, क्योंकि एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू, दोनों का डिफरेंस है, इसलिए हम इसको लेवल से शो करते हैं। इंटेंसिटी लेवल क्या होता है, लेवल एक मिनिमम वैल्यू होती है और एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। K log I ओवर I नॉट, I ओवर I नॉट ये हो गया, और ये इसकी वैल्यू किस में आती है, बेल में, यानी इंटेंसिटी लेवल का यूनिट क्या हो गया, बेल हो गया, ठीक है। अगर K की वैल्यू 1 पुट करें, साइंटिस्ट ने K की वैल्यू 1 रखी थी, इस पे काम किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इस सारे प्रोसेस पे काम किया था। और अगर आपने बेल एक लार्जर यूनिट है, अगर आपने स्मॉलर यूनिट में जाना है, यानी 1 बेल किसके इक्वल है, डेट इज इक्वल टू 10 डेसिबल, ठीक है। 10 शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगा log I ओवर n I नॉट इंटू dB, ये हमारे पास एक मैथमेटिकल प्रूव हो गया, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी लेवल। तो ये लास्ट जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला इस शॉर्ट का आंसर हो जाएगा इंटेंसिटी लेवल का, K log I ओवर I नॉट, ये है फॉर्मूला, ये है रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी लेवल एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। dB में है तो ये dB का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी इको। इको क्या होती है, रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा हुआ है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, एक साउंड वेव किसी दूसरी मीडियम के सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाए, तो ये क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ें जरा, व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम इट बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। तो उसी मीडियम में जब साउंड वापस आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं इको, यानी साउंड मल्टीपली वाइब्रेट करती है, वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट बैक होती रहती है, तो एक इको प्रोड्यूस होती है। इसको क्या कहते हैं, इको ऑफ साउंड या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब आपने ये कॉन्सेप्ट देखना है कि इको ऑफ साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ये इसमें ये नहीं है कि अगर कोई भी बैरियर आप रख दें, कितने डिस्टेंस पे रख दें इको प्रोड्यूस हो जाएगी। इसके स्पेसिफिक डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि जहां पे हमने बैरियर को प्लेस करना होगा, वो जब साउंड बोलेंगे यानी आवाज आएगी तो वो टकराकर कितनी देर में वापस आएगी, कितनी ड्यूरेशन से वापस आएगी, कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि इको इफेक्टिवली प्रोड्यूस हो सके। उसके लिए हमें पता है एक चीज कि जो ह्यूमन ब्रेन में साउंड परसिस्ट करती है उसकी वैल्यू 0.1 सेकंड होती है, और ये बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू आता है। 0.1 सेकंड क्या है, 0.1 सेकंड है सेंसेशन ऑफ साउंड इन ह्यूमन ब्रेन। अब देखें, अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 340 लें, ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे वैल्यू है, यानी कोई इसके लिए खास टेम्परेचर और खास प्रेशर की वैल्यू होगी तो वैल्यू कुछ और होगी। 343 भी हम लेते हैं, 342 भी समथिंग लेते हैं, यहाँ पे 340 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला आपको पता है, S इज इक्वल टू VT होता है, वैल्यू डालेंगे V की और T की तो हमारे पास एक डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज 34 मीटर। अब 34 मीटर क्या है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है
इको प्रोडक्शन के लिए, यानी 17 मीटर आवाज के जाने का और 17 मीटर आवाज के वापस आने का। इसका मतलब है मिनिमम 17 मीटर आपने डिस्टेंस रखना है सोर्स ऑफ साउंड और बैरियर के दरमियान में। ये देखें 17 मीटर जाने का और 17 मीटर आने का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 34 मीटर टोटल डिस्टेंस है जिससे इको प्रोड्यूस हो जाएगी। तो व्हाट ये कंडीशन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी इको ऑफ साउंड, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर, मैक्सिमम क्या है 34 मीटर। ये एमसीक्यूज में वैल्यू आती है, आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक एक शॉर्ट क्वेश्चन है, नॉइज जिसको हम शोर कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, साउंड विच हैव जॉरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स, जो एक अनप्लेजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ऐसी आवाज, उसको हम नॉइज कहते हैं। जो शोर होता है, जो हमें अच्छी नहीं लगती, हम नहीं सुनना चाहते, हमारे कानों को पसंद नहीं आती, उसको हम नॉइज कहते हैं। और नॉइज के नेगेटिव इफेक्ट्स है ह्यूमन हेल्थ पे, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नॉइज। और व्हाट इज द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, उसमें एग्रेशन है, हाइपरटेंशन है, हाई स्ट्रेस है और स्लीप डिस्टर्बेंस। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस है। एक छोटी सी वैल्यू होती है कि मिनिमम जो नॉइज की लेवल है वो कितना रखा हुआ है, वो होता है इंडस्ट्रीज के लिए 85 से 90 dB तक, इतना अलाउ है। इससे ज्यादा होगा तो वो उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा, बैन हो जाएंगी, ठीक है। तो इतना लेवल मिनिमम अलाउ होता है 85 से 90 डेसिबल। ये एमसीक्यू, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन। और प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी लेवल एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यहाँ से आपने प्रूव करना है इसको। फिर डिफाइन इंटेंसिटी, राइट डाउन इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट, फॉर्मूला तो नहीं, इसमें यूनिट और यहाँ पे डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके एक टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड, कुछ थोड़ी सी वैल्यूज उस पे एमसीक्यूज के लिए, और उसके बाद जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ काउस्टिक्स है, और लास्ट में अल्ट्रासाउंड का लोग चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी इसमें क्यूरी है, पूछना है आपने कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, ठीक है। आपको मैं इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिजिक्स। आज का टॉपिक चैप्टर 11 का है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक्स, अकाउस्टिक प्रोटेक्शन। अकाउस्टिक प्रोटेक्शन क्या होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में नॉइज का पढ़ा, जो अनडिजायरेबल इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पे चीज करे, जो आवाज पैदा करे, वो क्या होती है, वो नॉइज होती है। अगर हम उसको किसी भी तरीके से एब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं, उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, उस फिनोमेना को कहते हैं काउस्टिक प्रोटेक्शन। देखें जरा, द टेक्निक और मेथड यूज्ड टू एब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस इज कॉल्ड काउस्टिक प्रोटेक्शन। क्या इसमें चीज है, सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस के जरिए जो आवाज को हम अनडिजायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको क्या कहते हैं, काउस्टिक प्रोटेक्शन। इसमें इस टॉपिक में मजीद क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमने पढ़ा था कि जो इको होती है, आवाज किसी सरफेस से टकरा के वापस आ जाती है और मल्टीपल वाइब्रेशंस होती हैं साउंड की, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड प्रोमिनेंट कब होती है, इफ द सरफेस इज रिजिड एंड स्मूथ, रिजिड एंड स्मूथ। अगर सरफेस रिजिड और स्मूथ होगी तो वहां से रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, एमसीक्यू में बात पूछी जा सकती है। और अगर सरफेस सॉफ्ट एंड पोरस होगी तो रिफ्लेक्शन क्या होगी, लेस प्रोमिनेंट होगी, यानी वहां पे साउंड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इस पॉइंट से देखिएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन प्रोमिनेंट कब होती है और लेस प्रोमिनेंट कब, ये दोनों पॉइंट आपने अपने माइंड में रखने हैं। तो इसी में टॉपिक में है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन रिवर्बरेशन, व्हाट इज अकाउस्टिक प्रोटेक्शन, शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें आप ये चीजें ऐड करेंगे, यानी रिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा हो जाए, बार बार हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, हम रिवर्बरेशन कहते हैं। अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज पे। फ्रीक्वेंसी रेंज ह्यूमंस की जो होती है, इंसानों की, वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की होती है। बर्ड्स में डिफरेंट होती है, डॉग की और होती है, डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट होती है, डॉल्फिन की डिफरेंट होती है,
ब्लू वेल की डिफरेंट होती है। तो रेंज क्या है? द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच अ ह्यूमन ईयर कैन हियर इज कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी काबिल समात हद क्या होती है? इस रेंज के अंदर जो है हम आवाजों को सुन सकते हैं। इससे कम 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम वाली आवाज ह्यूमन नहीं सुन सकते, और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा वाली आवाज ह्यूमन नहीं सुन सकते। तो ये रेंज वेरी करती है मुख्तलिफ जो है वो एनिमल्स में और बर्ड्स में, ठीक है। अब देखें अल्ट्रासाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। वो आवाजें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा हो जाती हैं उसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, मुख्तलिफ मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं, मेडिकल साइंस में यूज करते हैं इसको, उसके यूजेस हम पढ़ते हैं। अब जरा यहाँ पे देख लें जरा, 20 किलोहर्ट्ज से अगर आवाज ज्यादा होगी साउंड की फ्रीक्वेंसी तो उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। एक चीज और ऐड कर लें यहाँ पे, ऐसी आवाजें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो जाए उनको हम कहते हैं इंफ्रासाउंड। क्या कहते हैं? इंफ्रासाउंड। तो इंफ्रासाउंड का कॉन्सेप्ट आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड का शॉर्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सच sound which have frequency less than 20 hertz is called infrasound, and such sound which have frequency greater than 20 kilohertz is called ultrasound. यूजेस की तरफ आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। दो यूजेस भी वो पूछ सकता है शॉर्ट के हिसाब से। पहला यूज क्या है? डिटेक्टिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अल्ट्रासाउंड का काम क्या है? ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? एक रिलेशन हमने देखा हुआ है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहां से मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं तो V ओवर लैम्डा, यानी जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वहां पे वेवलेंथ कम होती है। अब आपको पता है अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है तो उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। वेवलेंथ छोटी होने की वजह से ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकती हैं। दूसरा है मेडिकल फील्ड में यूज किया, पहला यूज किया डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज। अल्ट्रासाउंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक काम ये है कि इसने डायग्नोज करना होता है डिफरेंट डिजीजेस को। अल्ट्रासाउंड क्या करती है? हमें पिक्चर्स लेके देती है, इनर ऑर्गन्स की पिक्चर लेके देती है, यानी हम डिजीज को डायग्नोज करते हैं। पेशेंट्स अल्ट्रासाउंड करवाते हैं अपनी डायग्नोसिस पर्पस के लिए डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक, ठीक है। फिर है रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉट्स। बॉडी में ब्लड क्लॉट्स अगर पैदा हो जाए तो उसको रिमूव करने के लिए। फिर है डायग्नोसिस थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड को यूज करते हैं। फिर आ जाता है मेन जो है इसका, टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ। अंडर वाटर डेप्थ सी की, सी बेड्स की, ओशन की फाइंड आउट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं सोनार, यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये एब्रिविएशन आपने याद कर लेना, ये एमसीक्यूज में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। क्या होता है कि शिप के ऊपर, शिप है, शिप में बैठे अगर आप सरफेस ऑफ ओशन से अल्ट्रासाउंड फायर करते हैं, ठीक है, वो फायर होकर रिटर्न बैक होती है, वो आने जाने का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करके जिस स्पीड से आपने फायर किया तो आपको पता होती है। और ये वाला फॉर्मूला वहां पे यूज होता है, S इज इक्वल टू VT। टाइम इंटरवल कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं? उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा फिनोमेना जो है, ये फॉर्मूला अल्ट्रासाउंड सोनार के न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम वहां पे क्लियर हो जाएगा काफी आपको, ठीक है। फिर है टू फायर वियर एंड टियर ऑफ मशीनरी। मशीनरी के वियर एंड टियर को फाइंड करते हैं। इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पाइपिंग सिस्टम होता है, लीकेज हो जाए तो पता चलाना है तो अल्ट्रासाउंड फायर कर दें। अगर वहां पे अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट बैक हो रही है जहां पे, वहां पे तो लीकेज नहीं, अगर रिफ्रैक्ट हो रही है आगे चली जा रही है तो वहां पे क्या है? लीकेज है। तो हम वियर एंड टियर डायग्नोज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में है प्यूरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स, ठीक है।
जिस लिक्विड को आपने प्यूरिफाई करना है वहां से आप अल्ट्रासाउंड को पास कर दो, ठीक है, तो वो लिक्विड प्यूरिफाई हो जाएगा, जर्म्स किल कर देंगे। तो ये है हमारा टॉपिक आज का। ये यहाँ पे हमारा चैप्टर 11 एंड हो रहा है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। एक बात आपने याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चंस के अलग से सेशंस होंगे, ठीक है। अभी हम थ्योरी को लेकर चल रहे हैं टोटल इस फुल बुक की, ठीक है। काउस्टिक प्रोटेक्शन डेफिनेशन, कब प्रोमिनेंट होती है, कब लेस प्रोमिनेंट होती है, रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन की, रिवर्बरेशन की डेफिनेशन है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की, ये रेंज आपने याद रखनी है, ठीक है। फिर हम साइड बॉक्सेस में भी चेक करेंगे जो हमने मार्क करनी है एमसीक्यूज के लिए, डिफरेंट एनिमल्स की, बर्ड्स की, अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन, यहां से इंफ्रासाउंड की डेफिनेशन, ठीक है। और उसके बाद यूजेस इसके कोई से भी 3 आपको एमसीक्यूज के लिए और टोटल आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।